के 68 जजों की प्रमोशन को लेकर उठे विवाद को पटाक्षेप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमोशन पर रोक लगाए जाने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने 40 जजों को उनके पुराने पदों पर वापस भेज दिया है। प्रमोशन के दायरे में आ रहे 28 जजों की प्रमोशन को यथावत रखा है। देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद हाईकोर्ट ने नई सूची जारी की है। इसमें हाईकोर्ट ने 68 जजों की प्रमोशन सूची में 40 जजों को बाहर करते हुए उन्हें वापस पुराने पदों पर भेज दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रमोशन के लिए योग्य पाए गए बाकी 28 जजों की अलग सूची जारी की है। इनमें उन्हें तैनाती दी गई है। प्रमोशन की प्रक्रिया के विवाद में आने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 40 जजों के नामों का चयन फिर से किया जाएगा। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले जज एच वर्मा का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं हुआ है। वर्मा सहित अन्य 27 जजों की पदोन्नति बरकरार रखी गई है, क्योंकि इन सभी की लिखित परीक्षा में 124 अंक या इससे अधिक है। वर्मा ने लिखित परीक्षा में 127 अंक हासिल किए थे। पहले की सूची में एच वर्मा को पदोन्नति देकर राजकोट भेजा गया था। नई सूची में भी जज एच वर्मा की तैनाती राजकोट में रखी गई है। वे वहां पर बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशन सेशंस जज के तौर पर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस ने अगले चुनाव में भी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने का फैसला किया है। क्या होगी अब अन्य राज्यों में कांग्रेस की रणनीति, देखते अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस ने अगले चुनाव में भी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने का फैसला किया है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस नेताओं ने बजरंगबली के दर्शन सहित कार्यक्रमों के जरिए इसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस नरम हिंदुत्व को महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से जोड़ेगी। कर्नाटक के नतीजों ने साबित कर दिया है कि इन मुद्दों पर बीजेपी को मात दी जा सकती है। इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है। कांग्रेस इन राज्यों में बीजेपी को हराना चाहती है और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करना चाहती है। कर्नाटक के नतीजों ने साबित कर दिया है कि लोगों को हिंदुत्व के मुद्दे ज्यादा पसंद नहीं है। इससे पहले दिल्ली में भी बीजेपी के इस तरह आक्रामक हिंदुत्व अपनाने से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को काफी फायदा हुआ था। दिल्ली में भी बजरंगबली का मुद्दा उठा और केजरीवाल ने हनुमान चालीसा के जरिए बीजेपी की हालत खराब कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक के प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबले में कांग्रेस ने बाजी मारी। हिमाचल के बाद कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना रही है। कर्नाटक की जीत के बाद गुजरात में भी कांग्रेस नेता जोश में दिख रहे हैं। क्या कर्नाटक चुनाव में मिली जीत की संजीवनी गुजरात में भी कांग्रेस को मजबूत करेगी? क्योंकि बीजेपी गुजरात का हिट स्लोगन कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। देखते इस रिपोर्ट में। एक बड़ी जीत आत्मविश्वास से भर देती है। कर्नाटक की जीत के बाद इसकी एक झलक गुजरात कांग्रेस नेताओं में देखने को मिल रही है। कांग्रेस की जीत से प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर से लेकर विधायक दल के नेता अमित चावड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस जीत से पार्टी को ताकत मिली है। इसका लाभ गुजरात में मिलेगा। कम से कम लोकसभा चुनाव में अच्छी रणनीति बनाकर बीजेपी को वॉकओवर देने जैसी स्थिति को रोका जा सकता है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटें जीती थी। बीजेपी ने इस बड़ी जीत को पूरे देश में भुनाया था। कांग्रेस को हिमाचल में जीत और गुजरात में हार मिली थी, लेकिन क्या कर्नाटक में मिली 136 सीटें गुजरात में उसका मनोबल बढ़ाएंगी? इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक बटे हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है पार्टी वहां पर एकजुट होकर लड़ी। इतना ही नहीं, प्रत्याशियों का चयन भी काफी पहले से कर लिया था। उसके बाद पार्टी सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाने में सफल रही। इसके चलते बॉम्बे सरकार की विदाई हो गई। अगर कांग्रेस आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा करती है तो फिर गुजरात में स्थिति बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहां की नीति है कि अपनी पार्टी के लोगों को बदनाम करो और बीजेपी के लोगों का गुणगान करो। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार को क्या दी ये चेतावनी, देखते इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में जनसंघर्ष यात्रा निकाली। सोमवार को यात्रा का 5वां और आखिरी दिन था। उन्होंने इस दौरान कहा कि मेरे काम करने के तरीके पर, मेरी निष्ठा पर मेरे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। मैं किसी पद पर रहूं या नहीं रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। सचिन पायलट ने कहा कि इस महीने के आखिर में अगर तीनों मांगे नहीं मानी गई तो युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा। हम गांव में हर जगह जनता के साथ पैदल चलेंगे। मैंने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी के खिलाफ बुरा शब्द नहीं निकाला। आप मुझे गाली दो, आरोप लगाओ, मुझे चिंता नहीं।
जनता ही जनार्दन होती है। जिन बच्चों के पेपर रद्द हो गए वो हताश होते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। राजनीति सिर्फ पद के लिए नहीं होती। जो भी कुर्बानी देनी पड़े तो दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो पेपर लीक पीड़ित है उन्हें मुआवजा मिले, आरपीएस को भंग किया जाए, नए सिरे से चयन प्रक्रिया तय हो, वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे वरिष्ठ जज एमआर शाह अपने अंतिम कार्य दिवस पर सोमवार को कोर्टरूम में सेवानिवृत्त होते भावुक हो गए। क्या है उनकी उपलब्धियां, देखते इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे वरिष्ठ जज एमआर शाह अपने अंतिम कार्य दिवस पर सोमवार को कोर्टरूम में भावुक हो गए और कहा कि वह रिटायर होने वाले व्यक्ति नहीं है और वह जीवन में एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक रस्मी पीठ में शामिल जस्टिस शाह अपने संबोधन के अंत में रो पड़े। जस्टिस मुकेश कुमार रसिक भाई शाह का जन्म 16 मई 1958 को हुआ था और वह 19 जुलाई 1982 को वकील के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की और भूमि, संविधान और शिक्षा मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। उन्हें 7 मार्च 2004 को गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया और 22 जून 2005 को स्थायी जज बनाया गया। जस्टिस शाह को 12 अगस्त 2018 को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। उन्हें 2 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया और वह 15 मई 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति के साथ आ रही है। इसके तहत अब दफ्तरों में कर्मचारी शराब पी सकेंगे, ऑफिस ही अब बार बनेगा। क्या अब खट्टर सरकार आबकारी नीति से पैसा इकट्ठा करेगी? क्या इसलिए दी गई दारू की छूट? इसी ऑफिसों में महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठेंगे, देखते इस रिपोर्ट में। हरियाणा की सख्त सरकार द्वारा आखिरी नीति में बदलाव करने और बड़े कॉरपोरेट दफ्तरों में कर्मचारियों को शराब पीने की अनुमति देने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। नई नीति के तहत कर्मचारी कार्यालय में कम अल्कोहल वाले पेय पी सकेंगे। बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक सहित कम मात्रा वाले मादक पेय इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि बियर, शराब और रेडी टू ड्रिंक पेय की अनुमति केवल कम से कम 5000 कर्मचारियों वाले कॉरपोरेट कार्यालयों में दी जाएगी। 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले ऑफिस में भी लाइसेंस ले सकते हैं। मुनाफे के लिए कॉरपोरेट ऑफिस कल्चर को खराब करने के लिए खट्टर सरकार की आलोचना की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि कंपनियों को शराब का लाइसेंस लेने के लिए सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है। खट्टर सरकार ने पर्यावरण और पशु कल्याण गौ सेवा के लिए 400 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए यह अनुमति दी है। तो कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी अब शराब की कमाई से गौ सेवा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पटना में शनिवार को गजब का उत्साह दिखा था। एयरपोर्ट से होटल तक तेज प्रताप का संगठन धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ कहीं नजर नहीं आया। तेज प्रताप के आवास पर भी वीरानी थी। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने लालू प्रसाद यादव के डर के मारे पैर पकड़ लिए? क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने लालू प्रसाद के आगे किया आत्मसमर्पण? देखते इस रिपोर्ट में। बिहार के पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के धार्मिक व्याख्यान कार्यक्रम में कोई विरोध देखने को नहीं मिला। बिहार की सत्ताधारी राजद के नेताओं ने शास्त्री के कार्यक्रम का खुलकर विरोध किया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि शास्त्री का कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूत्रों का दावा है कि राजद का विरोध गायब हो गया है, क्योंकि शास्त्री ने भाषण से पहले लालू प्रसाद यादव के पैर पकड़ लिए थे। लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने पहले शास्त्री को एयरपोर्ट पर घेरने की धमकी दी थी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें जेल भेजने की मांग की। इससे लग रहा था कि शास्त्री पटना में कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, इसलिए शास्त्री ने लालू के सामने सरेंडर कर दिया है। खास बात यह रही कि बाबा का विरोध करने की बात कहने वाले मंत्री तेज प्रताप यादव और उनका डीएसएस कहीं नहीं दिखा। पटना एयरपोर्ट से लेकर होटल पनाश तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा ने कहा कि बिहार हमारा है, वो सब ठीक बानी रहुआ, मैं संत और कथाकार हूं, राजनेता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर तैयार हो रहा है। पीएम मोदी की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रमोद विश्वकर्मा बना रहे हैं। मूर्ति करीब 1.5 फीट की है। मूर्ति तैयार होने के बाद उसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा। खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी का मंदिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के मंदिर के पास बनेगा। कैसा होगा मंदिर? मोदी भक्त कैसे आ सकेंगे मंदिर? देखते ये स्पेशल रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनना है। विजय सिंह चौहान नाम के एक वकील ने ग्वालियर में सत्यनारायण पहाड़ी पर मोदी मंदिर बनाने की घोषणा की है। इस मंदिर को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और जुलाई तक मंदिर को पूरा कर लिया जाएगा। 10 फीट ऊंचे मंदिर में मोदी की 1.5 फीट की मूर्ति रखी जाएगी। इस मंदिर का उद्देश्य मोदी के योगदान का महिमा मंडन करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को याद रखे। विजय सिंह चौहान ने सत्यनारायण पहाड़ी पर जटायु, हिंद माता और अटल बिहारी वाजपेयी के छोटे छोटे मंदिर भी बनवाए हैं। अटल बिहारी के जन्मदिन पर इस मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हिंदी माता मंदिर हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इससे पहले गुजरात में मोदी का मंदिर बनाया गया और उसे तोड़ा गया। संभावना है कि मध्य प्रदेश में मोदी के मंदिर के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार इसी तरह का रुख अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।